आमतौर पर ना जब भी हम सॉफ्टवेयर या किसी मोबाइल ऐप को बनाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही मुश्किल सी तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल, एकदम किसी विशाल गगनचुंबी इमारत को बनाने जैसी तस्वीर है ना। सही कहा। मतलब आपको आर्किटेक्ट्स चाहिए, इंजीनियर चाहिए, महीनों का समय चाहिए और बहुत सारा भारी भरकम काम। और कोडिंग की दुनिया भी तो कुछ ऐसी ही मानी जाती है ना। हाँ, एकदम एक एक ईंट रखने जैसा काम। एग्जैक्टली। मतलब कोड की एक एक लाइन को बहुत ही बारीकी से अपनी जगह पर रखना पड़ता है। और ये ना हमेशा से एक बहुत ही तकनीकी और काफी समय लेने वाली प्रक्रिया रही है। मतलब किसी भी इंसान को सिंटैक्स, लॉजिक और इन सब अलग-अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं का बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। हाँ वो तो है। एक छोटी सी गलती, जैसे मान लीजिए हजारों लाइनों के कोड में कहीं बस एक कॉमा छूट गया। ओहो, वो कॉमा वाले एरर। हाँ, और पूरी इमारत यानी आपका पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक खाली मैदान में खड़ा है, वो जमीन की तरफ इशारा करता है और सिर्फ सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि यहाँ एक 3 मंजिला घर बना दो जिसका दरवाजा नीला हो और एक बड़ी सी बालकनी हो। बहुत दिलचस्प। और वो घर अपने आप ईंट दर ईंट खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाए। या फिर बस कंप्यूटर से कहा जाए कि एक गेम बना दो और कंप्यूटर खुद ही उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाए, कोडिंग करे, उसे खेलकर टेस्ट करे और एक तैयार गेम आपके सामने रख दे। लिटरली ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की सीन जैसा लगता है। लेकिन जिस तकनीक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ठीक यही काम कर रही है। सच में ये बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया का एक बुनियादी बदलाव है। ये मशीन से हमारे बात करने के तरीके को ही पूरी तरह बदल रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण का विषय है क्लॉड कोड। हमारे पास इसके सोर्स के रूप में कुछ बेहद विस्तृत नॉन टेक्निकल वीडियो गाइड्स हैं जी। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे बिना एक भी लाइन कोड लिखे, केवल नेचुरल लैंग्वेज यानी हमारी आम भाषा का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान वेबसाइट्स, गेम्स और मोबाइल ऐप्स बना सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज साफ कर दूं। हाँ बताइए। ये जो क्लॉड कोड है ना, ये चैट जीपीटी या क्लॉड के आम वेब वर्जन से काफी अलग है। मतलब वेब वर्जन सिर्फ आपको स्क्रीन पर कोड लिखकर देते हैं। हाँ, जिसे हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन क्लॉड कोड सीधे आपके कंप्यूटर की लोकल हार्ड ड्राइव पर काम करता है। अरे वाह। हाँ, ये खुद नई फाइलें बनाता है, पुरानी फाइलों को एडिट करता है और आपकी मशीन पर सब कुछ लाइव रन भी करता है। यहीं से तो असल टेक्निक काम करना शुरू करती है। लेकिन इसे हकीकत में इस्तेमाल करने की कुछ व्यवहारिक शर्तें भी तो हैं, है ना? हाँ बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो ये कि ये टूल मुफ्त नहीं है। मतलब इसके लिए आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो कितना खर्च आता है इसका? देखिए, जो लोग अभी बस शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए $20 प्रति माह वाला प्रो प्लान काफी रहता है। $20, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े और काफी जटिल प्रोजेक्ट्स बना रहा है तो $100 प्रति माह का मैक्स प्लान भी है। और एक और चीज जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो है इसकी यूसेज लिमिट। यूसेज लिमिट मतलब हम इसे अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, सिस्टम में एक 5 घंटे की रोलिंग लिमिट होती है और साथ ही एक वीकली कैप भी होती है। रुकिए, ये लिमिट क्यों रखी गई है? मतलब क्या एआई भी काम करते करते थक जाता है? एआई खुद तो नहीं थकता, लेकिन इसके पीछे काम करे जो सर्वर्स है ना, उन पे बहुत भारी दबाव पड़ता है। अच्छा, सर्वर लोड की वजह से। हाँ, जब एआई कोड जनरेट कर रहा होता है तो वो टोकन का इस्तेमाल करता है। टोकन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एआई के सोचने और समझने की एक करेंसी। ओके। हर शब्द या कोड का एक हिस्सा एक टोकन होता है। तो भारी कोडिंग का मतलब है लाखों टोकन्स की प्रोसेसिंग, जिसके लिए बहुत बहुत अधिक कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। इसलिए सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए ये लिमिट लगाई जाती है। ये काफी तार्किक है। और जब हम काम करवाने की बात करते हैं तो हमें ये भी तो चुनना होता है कि किस एआई मॉडल से काम करवाया जाए, है ना? जी बिल्कुल। हमारे पास मौजूद जानकारी में 3 मुख्य मॉडल्स का जिक्र है: ओपस, सोनेट और हाइकू। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर एक जूनियर डेवलपर या मान लीजिए एक पूरी कंस्ट्रक्शन टीम काम कर रही हो। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। चलिए इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ बताइए। जो ओपस मॉडल है ना, वो इस टीम का सीनियर आर्किटेक्ट है। ये सबसे ताकतवर मॉडल है। मतलब जब एकदम शुरुआत करनी हो? एग्जैक्टली। जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, उसका बुनियादी ढांचा या नक्शा तैयार किया जाता है,
तो ओपस का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बहुत जटिल समस्याओं को गहराई से समझता है और शुरुआत में लॉजिक की गलतियां कम करता है। और बाकी दोनों? फिर आता है सोनेट। ये वो कारीगर है जो घर का ढांचा बन जाने के बाद अंदर दीवारों का रंग बदलता है या छोटी-मोटी चीजें ठीक करता है। अच्छा। ये थोड़ा हल्का मॉडल है और ये हमारे कीमती टोकन्स बचाता है। इसलिए प्रोजेक्ट में बाद के जो छोटे बदलाव होते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है। और हाइकू? और अंत में हाइकू, जो सबसे तेज असिस्टेंट है, लेकिन कोडिंग के बहुत भारी और जटिल कामों के लिए ये उतना सक्षम नहीं है। समझ गया। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान कर दिया गया है। आमतौर पर जब हम लोकल मशीन पर कोडिंग की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि उन्हें किसी जटिल आईडीई में काम करना होगा। आईडीई मतलब वो काली स्क्रीन जहां हैकर्स फिल्मों में हरे रंग का कोड लिखते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां कोडर्स अपना कोड लिखते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और गलतियां सुधारते हैं। जैसे लेखकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है? बिल्कुल सही। लेकिन आम इंसान के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये टूल एक साधारण डेस्कटॉप ऐप के जरिए भी काम कर सकता है। मतलब कोई काली स्क्रीन नहीं? नहीं, स्क्रीन के एक तरफ आपकी चैट विंडो होती है और दूसरी तरफ फाइल्स और प्रीव्यू। बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के भी अब बस चैट बॉक्स में निर्देश टाइप करके काम कर सकते हैं। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब देखते हैं कि असल में कुछ बनाया कैसे जाता है। हमारे सोर्स में उदाहरण के तौर पे क्यूब टैक्टो नाम के एक ब्राउजर गेम को देखा जा सकता है। हाँ, वो क्यूब वाला गेम। जी, जिसे सिर्फ निर्देशों के जरिए बनाया गया। मतलब ये एक 3x3 रूबिक्स क्यूब और पारंपरिक टिक टैक्टो गेम का एक मिला जुला रूप है। इसमें नियम ये रखा गया कि खिलाड़ी पहले क्यूब के किसी खाली हिस्से पर अपना निशान लगाएगा और उसके बाद उसे क्यूब को एक बार रोटेट करना होगा। ये सुनने में ही बहुत जटिल प्रोग्रामिंग लगता है। बिल्कुल। और इस तरह के गेम को बनाने की प्रक्रिया में जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो है प्लान मोड। प्लान मोड? हाँ, सीधे कोड जनरेट करना शुरू करने से पहले इस मोड का इस्तेमाल सबसे जरूरी कदम है। जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो एआई अंधाधुन कोड नहीं लिखता। वो पहले रुकता है, आपके निर्देशों का विश्लेषण करता है। अच्छा, वो खुद से सोचता है पहले? जी, और अगर कुछ अस्पष्ट है तो वो वापस सवाल भी पूछता है। जैसे उस क्यूब गेम के मामले में उसने पहले पूछा कि क्यूब में किस तरह के रोटेशन या मूव्स की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या सिर्फ पंक्तियां घूमेंगी या पूरा क्यूब भी घूम सकता है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल इंसानी सोच की तरह काम कर रहा है। मतलब एआई पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाता है। एकदम। उसमें तय होता है कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल होगी, लेआउट कैसा होगा और एनिमेशन कैसे काम करेंगे। और जब इंसान उस प्लान को पढ़कर अप्रूव करता है तभी असली कोडिंग शुरू होती है। सही कहा। और इसके बाद जो ऑटो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो तो सच में हैरान करने वाली है। लिटरली हैरान करने वाली है। एआई सिर्फ कोड लिखकर उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देता। वो खुद आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कमांड रन करता है, फाइलें बनाता है और सबसे बड़ी बात, वो खुद उस गेम का प्रीव्यू खोल के उसे खेलता भी है। एआई ने खुद क्यूब पर एक निशान लगाया, उसे रोटेट किया और ये चेक किया कि क्या नियम सही काम कर रहे हैं। और अगर कुछ गलत हो तो? अगर उसे कोई बग मिलता है तो वो खुद वापस फाइल में जाता है, उसे डीबग करता है, ठीक करता है और फिर से टेस्ट करता है। लेकिन यहां मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। सोर्स वीडियो में बार बार इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि जब हम प्रोजेक्ट में कोई बदलाव या इटरेशन कर रहे हों तो हमें एक बार में सिर्फ एक ही बदलाव करने को कहना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी रूल है। पर क्यों? मेरा मतलब है, अगर ये एआई इतना ही स्मार्ट है, खुद अपना कोड टेस्ट और डीबग कर सकता है, तो फिर उसे एक साथ 10 बदलाव करने की लिस्ट क्यों नहीं दी जा सकती? इससे समय की तो बचत होगी ना। देखिए, ऐसा करना पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकता है। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड की लाइनें होती हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं। अच्छा। जब आप एक साथ कई बदलाव करते हैं तो वे आपस में टकरा सकते हैं। मान लीजिए आपने गेम में एक साथ एआई विरोधी जोड़ने, हार जीत के नए नियम बनाने और ग्राफिक्स का रंग बदलने का निर्देश दे दिया। ठीक है। अब अगर इन सब के बाद गेम क्रैश हो जाता है तो ये पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है कि आखिर कौन से बदलाव ने गड़बड़ी पैदा की। क्या एआई विरोधी का लॉजिक गलत था या नए रंग के कोड ने गेम को धीमा कर दिया? ओह, मतलब एक गलती दूसरी गलती को छुपा सकती है। ठीक यही बात है। इसलिए एक एक करके बदलाव करना रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है, जैसे सोर्स में दिखाया गया। सबसे पहले
गेम में खेलने के लिए एक एआई विरोधी जोड़ा गया। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। जब वो सही से काम करने लगा तो नियम बदला गया कि खिलाड़ी के निशान लगाने के बाद एआई विरोधी उस हिस्से को रोटेट करेगा। इसके बाद गेम में कठिनाई के स्तर इजी, मीडियम और हार्ड ये जोड़े गए। हर कदम को अलग अलग जांचा गया ताकि पीछे का जो ढांचा है वो हमेशा सुरक्षित रहे। तो छोटे प्रोजेक्ट्स या गेम्स बनाने तक तो ये प्रक्रिया सच में शानदार है, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने लगता है तो एक नई समस्या सामने आती है जिसे कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट कहा जाता है। हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एआई अचानक से गजनी बन जाता है और अपने ही बनाए हुए नियम भूलने लगता है। ये बहुत अच्छी तुलना है। दरअसल कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक तकनीकी सीमा है। एआई के पास इंसानों जैसा असीमित दिमाग नहीं होता, उसकी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, यानी एक बार में याद रखने की एक निश्चित क्षमता, जिससे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एग्जैक्टली। जब चैट बहुत लंबी हो जाती है और टोकन की सीमा भर जाती है तो सिस्टम नई जानकारी को जगह देने के लिए शुरुआत के पुरानी बातों को मेमोरी से बाहर धकेलने लगता है, और इस प्रक्रिया में अक्सर प्रोजेक्ट के अहम नियम मिट जाते हैं। और इसका समाधान भी बहुत ही दिलचस्प बताया गया है। हर प्रोजेक्ट के फोल्डर में एक claude.md फाइल बनाना। ये फाइल चैट बॉक्स में सिर्फ /init या init कमांड टाइप करके बनाई जा सकती है। जी, जब आप /init टाइप करते हैं तो एआई तुरंत पूरे प्रोजेक्ट को स्कैन करता है और ये फाइल जनरेट कर देता है। ये फाइल बेसिकली एक परमानेंट रूल बुक की तरह काम करती है। परमानेंट रूल बुक? हाँ, इसमें प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर, जो टेक स्टैक इस्तेमाल हुआ है और सभी जरूरी नियम, वो सब हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आज मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया तो कल सुबह एआई को सब कुछ याद रहेगा? पूरी तरह से नहीं। ये claude.md फाइल सिर्फ बुनियादी नियम याद रखती है, लेकिन कल रात काम कहाँ पर रुका था ये याद रखने के लिए आपको एक और कदम उठाना पड़ता है। अच्छा, वो क्या? काम बंद करने से पहले आपको एआई से पूछना होता है कि अब तक हमने क्या किया है और आगे क्या करना बाकी है, उसकी एक समरी दे दो। ओके, एक तरह का रिकैप। हाँ, फिर जब नया सेशन शुरू होता है तो उस समरी को सबसे पहले चैट में डाला जाता है। claude.md के रूल बुक और उस समरी के मिलने से एआई तुरंत पुराना सारा कॉन्टेक्स्ट समझ जाता है। वाह, ये काम करने का एक बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। अब बात करते हैं समय और प्रोडक्टिविटी की। एक प्रोजेक्ट की कोडिंग में 5 से 15 मिनट लग सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन को बस घूरते रहे तो समय तो बर्बादी होगा। बिल्कुल, समय बहुत कीमती है। इसलिए पैरेलल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। मतलब एक ही समय में कई प्रोजेक्ट्स रन किए जा सकते हैं। इस क्षमता को परखने के लिए सोर्स में एक साथ 3 बिल्कुल अलग-अलग प्रोजेक्ट्स बनाए गए। और ये इस टूल के असली प्रोडक्टिविटी इंजन होने का बहुत बड़ा प्रमाण था। हाँ, तो पहले प्रोजेक्ट में एक लिंक ऑन बायो पेज बनाया गया, जिसके बैकग्राउंड में एक एआई न्यूरल नेटवर्क का बहुत ही आकर्षक एनिमेटेड विजुअल चल रहा था। दूसरा प्रोजेक्ट एक क्रोम एक्सटेंशन था। ये रोजमर्रा की एक बड़ी झुंझलाहट को दूर करने के लिए था। मतलब अक्सर जब YouTube की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी की जाती है तो उसके साथ अनचाहे टाइम स्टैम्प और खाली लाइनें आ जाती हैं। ओह हाँ, वो बहुत परेशान करता है। तो इस एक्सटेंशन ने एक क्लिक में उन सबको हटाकर एकदम साफ टेक्स्ट देना शुरू कर दिया। और तीसरा प्रोजेक्ट जो था वो सबसे दिलचस्प था, एक ई-कॉमर्स लैंडिंग पेज। हाँ, वो एनर्जी ड्रिंक वाला। जी, फोल्डर में सिर्फ futurefuel-can.png नाम की एक एनर्जी ड्रिंक कैन की फोटो डाल दी गई और एआई को निर्देश दिया गया कि इसके लिए एक पूरी वेबसाइट बनाओ जहां 12 पैक की कीमत $39 हो। और उसने कर दिया। एआई ने सिर्फ फोटो देखकर खुद ही कलर थीम चुनी, फीचर्स लिखे और पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार कर दी। सच में कमाल है। और यहां पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद कुछ गड़बड़ नजर आती है, जैसे उस क्रोम एक्सटेंशन में कोई बटन गलत जगह पर आ गया। तो आप क्या करेंगे? आमतौर पर कोडिंग में यह समझाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखना पड़ता है कि हेडर के नीचे इस डिव के दाईं तरफ बटन लगाओ। लेकिन यहां विजुअल डीबगिंग का इस्तेमाल किया गया है। विजुअल डीबगिंग? बस उस गलत बटन का एक स्क्रीनशॉट लिया गया और उसे चैट बॉक्स में डाल दिया गया। आपको पता है, इस विजुअल डीबगिंग के पीछे काम करने वाली तकनीक बहुत ही गहराई से काम करती है।
जब आप कोई स्क्रीनशॉट देते हैं तो एआई का विजन मॉडल उस तस्वीर को पिक्सेल्स और लेआउट ग्रिड्स में तोड़ देता है। अच्छा, वो उसे ऐसे देखता है। हाँ, वो पहचानता है कि यूजर इंटरफेस में बटन कहाँ दिख रहा है और फिर उसे बैकएंड के कोड से मैच करता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कौन सी सीएसएस लाइन उस बटन को गलत जगह धकेल रही है। ये तो बहुत स्मार्ट है। इंसान भी तो शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में सोचता है ना, और एआई को तस्वीर समझ में आने से ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही स्वाभाविक बन जाती है। सही बात है। लेकिन अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स की बात हुई ना, जैसे वो गेम, लिंक्डइन बायो पेज या क्रोम एक्सटेंशन, ये सब खुद में एक अलग थलग या आइसोलेटेड थे। इनका बाहरी दुनिया की जानकारी से कोई संपर्क नहीं था। हाँ, ये लोकल मशीन तक सीमित थे। जी। लेकिन सॉफ्टवेयर की असली पावर तब अनलॉक होती है जब वो बाहरी दुनिया के दूसरे सॉफ्टवेयर्स और डेटा से बात कर पाता है। और इस टूल में ये संभव होता है MCPs के जरिए, यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। MCPs। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझा जाए तो MCPs कंप्यूटिंग की दुनिया में सॉफ्टवेयर के लिए USB-C केबल की तरह काम करते हैं। यस, USB-C केबल, मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल कनेक्शन जो एक सिस्टम को दूसरे से आसानी से जोड़ देता है। बिल्कुल। ये MCPs एक स्टैंडर्ड तरीका देते हैं जिससे AI आपके कंप्यूटर के बाहरी टूल्स को समझ सकता है और उनसे सुरक्षित तरीके से जुड़ सकता है। इसका एक बहुत ही शानदार वर्कफ्लो ऑटोमेशन सोर्स में देखा गया। वो मीटिंग नोट्स वाला। हाँ, ग्रेनोला नाम के एक टूल जो मीटिंग के नोट्स बनाता है और आसाना जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम आता है, इन दोनों को MCPs के जरिए AI से जोड़ा गया। फिर क्या हुआ? AI ने सबसे पहले ग्रेनोला के अंदर जाकर मीटिंग के लंबे चौड़े नोट्स पढ़े। ओके। उन नोट्स का विश्लेषण करके उसने खुद तय किया कि टीम के लिए क्या-क्या काम या एक्शन आइटम्स निकल रहे हैं। ओके। फिर उसने आसाना से टीम के मेंबर्स की लिस्ट निकाली। ओके। और इन दोनों जानकारियों को मिलाकर उसने अपने आप एक पूरा कानबन बोर्ड तैयार कर दिया जहां काम सौंपे जा चुके थे। मतलब ये वो काम है जिसे करने में किसी भी इंसान को कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता। आराम से। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी MCP का जिक्र किया गया है, कॉन्टेक्स्ट 7। वेब डेवलपमेंट की दुनिया में रिएक्ट या टेलविंड जैसे फ्रेमवर्क्स वो लगातार अपडेट होते रहते हैं। जी। अगर AI को 2023 के डेटा पर ट्रेन किया गया है तो वो 2025 में काम न करने वाला पुराना कोड लिख सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट 7 ये सुनिश्चित करता है कि AI के पास हमेशा सबसे ताज़ा अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन हो। हाँ, ये डेवलपर्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ा रुकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मीटिंग के सीक्रेट नोट्स, अपने पर्सनल टास्क और शायद कैलेंडर का भी एक्सेस एक AI को दे रहा है, तो क्या ये प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? मतलब क्या ये डर नहीं है कि AI बैकग्राउंड में कोई संवेदनशील डेटा किसी अनजान सर्वर पर भेज दे? देखिए, ये डर पूरी तरह से जायज़ है और डेटा सिक्योरिटी आज सच में सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रणाली में नियंत्रण पूरी तरह से यूजर के हाथ में होता है। वो कैसे? जब कोई बाहरी टूल या MCP जोड़ा जाता है ना, तो ये यूजर तय करता है कि कौन सा काम AI ऑटोमेटिक कर सकता है और किस काम के लिए उसे इंसानी मंजूरी यानी ह्यूमन इन द लूप अप्रूवल की जरूरत होगी। अच्छा, परमिशन मांगता है। जी, संवेदनशील कार्यों के लिए परमिशन को ब्लॉक किया जा सकता है। अगर AI डेटा बाहर भेजने की कोशिश करेगा ना, तो स्क्रीन पर पहले एक पॉपअप आएगा और पूछेगा कि क्या इस एक्शन की अनुमति दी जा सकती है। वो मतलब बिना इंसानी हरी झंडी के कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। बिल्कुल। चलिए, अब उस पड़ाव पर आते हैं जहां प्रोजेक्ट बन चुका है और बाहरी टूल से जुड़ भी चुका है। लेकिन अब इसे अपने कंप्यूटर से निकालकर इंटरनेट की दुनिया में कैसे लाया जाए? इसके लिए मोर्सल नाम के एक वेब ऐप का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मोर्सल एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक कैलोरी और मैक्रोस ट्रैक करने वाला ऐप है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि एक AI विजन मॉडल जोड़ा गया है। विजन मॉडल मतलब आपको सिर्फ अपने खाने के प्लेट की फोटो खींचनी होती है और ऐप उस फोटो का विश्लेषण करके बता देता है कि इसमें कितनी कैलोरी, प्रोटीन और फैट है। तो फोटो को समझने के लिए उस ऐप को किसी बाहरी ताकतवर AI मॉडल से संपर्क करना होगा, है ना? जी। और यही एंट्री होती है API कीज की। एकदम सही। API की एक तरह का डिजिटल क्रेडिट कार्ड या पहचान पत्र होता है। जब ऐप किसी बाहरी AI सर्विस का इस्तेमाल करता है, तो ये की उस सर्विस को बताती है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है और इसका बिल किस अकाउंट पर भेजा जाना चाहिए। बिलिंग के लिए। हाँ, और यहीं पर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती आती है।
एक बहुत ही सख्त नियम है, अपनी एपीआई की को कभी भी एआई के चैट बॉक्स में सीधे पेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या चैट का डेटा लीक हो सकता है? देखिए, चैट का डेटा मॉडल की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पर सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब लोग अपना कोड गिटहब जैसी साइट्स पर डालते हैं। गिटहब पर? इंटरनेट पर ऐसे हजारों मिलिशियस बॉट्स हमेशा घूमते रहते हैं जो सेकंड्स में नए अपलोड किए गए कोड को स्कैन करते हैं। अगर उन्हें आपकी एपीआई की मिल गई तो वे कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट से लाखों रिक्वेस्ट भेजकर हजारों डॉलर्स का बिल बना सकते हैं। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। तो इससे बचने का तरीका क्या है फिर? सुरक्षित तरीका ये है कि प्रोजेक्ट फोल्डर में .env.local नाम की एक हिडन या छुपी हुई फाइल बनाई जाए। ये फाइल सिर्फ आपकी लोकल मशीन पर रहती है और इंटरनेट पे अपलोड नहीं होती। अच्छा, इसे गिटहब पर नहीं भेजते? बिल्कुल नहीं। अपनी सारी कीज इस फाइल के अंदर छुपानी चाहिए। इसके साथ ही सिक्योरिटी रिव्यू नाम की एक बिल्ट इन स्किल का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये स्किल क्या करती है? कोड को पब्लिक करने से पहले एआई पूरे प्रोजेक्ट को स्कैन करता है और चेक करता है कि कहीं कोई एपीआई की गलती से किसी फाइल में तो नहीं छूट गई है। ये तो बहुत बढ़िया सेफ्टी नेट है। अब सिक्योरिटी चेक पास होने के बाद आता है डिप्लॉयमेंट का हिस्सा। इस ऐप को लाइव करने के लिए टर्मिनल कमांड्स का इस्तेमाल किया जाता है। गिट और होमब्रू जैसे टूल्स के जरिए कोड को गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये टूल्स आखिर हैं क्या। होमब्रू असल में कोडर्स के लिए एक ऐप स्टोर की तरह है जो जरूरी सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल करता है। और गिट एक टाइम मशीन की तरह काम करता है जो कोड में किए गए हर छोटे बड़े बदलाव का रिकॉर्ड रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर पुरानी स्थिति में वापस जाया जा सके। और पता है, टर्मिनल में काम करते समय एक अजीब चीज होती है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। कौन सी चीज? जब टर्मिनल में कंप्यूटर का पासवर्ड टाइप किया जाता है तो स्क्रीन पर कोई तारा या डॉट नहीं बनता, कर्सर हिलता तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कीबोर्ड ने काम करना ही बंद कर दिया है। हाँ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। दरअसल ये यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम्स की दशकों पुरानी सिक्योरिटी विशेषता है। पासवर्ड की लंबाई का अंदाजा भी किसी को न लगे, इसलिए स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता। यूजर को बस अपना पासवर्ड टाइप करके एंटर दबाना होता है। बिल्कुल। और एक बार कोड गिटहब पर सुरक्षित पहुंच गया तो उसे वर्सेल नाम की होस्टिंग सर्विस से जोड़ दिया जाता है। वर्सेल उस कोड को लेता है और उसे एक लाइव वेबसाइट में बदल देता है जी। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब इस लाइव वेबसाइट को मोबाइल फोन के ब्राउजर में खोला जाता है और ऐड टू होम स्क्रीन विकल्प चुना जाता है तो ये किसी प्रोग्रेसिव वेब ऐप या PWA की तरह फोन में सेव हो जाती है। एकदम ऐप की तरह। हाँ, ये फोन के कैमरा का इस्तेमाल कर पाती है और ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई वेबसाइट है। ये बिल्कुल लिटरली एक नेटिव मोबाइल ऐप जैसा महसूस होता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इस पूरी तकनीक और इसके प्रभाव को एक कदम पीछे हटके देखा जाए तो साफ पता चलता है कि सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो रहा है। डेमोक्रेटाइजेशन। हाँ। पहले एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत सिर्फ बड़े टेक घरानों या कुछ पढ़े लिखे डेवलपर्स के हाथों में सीमित थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सच में, मतलब हमने ये पूरी प्रक्रिया देखी कि कैसे कैसे कोई भी आम इंसान जिसे कोडिंग की बुनियादी एक जानकारी भी नहीं है, केवल आम भाषा में टाइप करके 1 घंटे से भी कम समय में अपना खुद का कस्टम कैलोरी ट्रैकर ऐप या एक शानदार ब्राउजर गेम बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जो हम महंगे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसकी मजबूरी अब खत्म हो रही है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपने टूल्स खुद बना सकते हैं। ये बदलाव तकनीक के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये इंसान और मशीन के बीच संवाद की उस दीवार को गिरा रहा है जो दशकों से प्रोग्रामिंग भाषाओं के रूप में खड़ी थी। और इसी बात से जुड़ा एक गहरा सवाल उठता है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। हाँ, बताइए। हमने शुरुआत में कहा था कि सॉफ्टवेयर बनाना एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा मुश्किल काम था, लेकिन अब ये खाली मैदान में खड़े होकर इशारा करने जितना आसान हो गया है। परफेक्ट कस्टम मोबाइल ऐप खुद जनरेट कर सकता है, तो भविष्य में $multi-billion की ऐप स्टोर इकोनॉमी का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आने वाले समय में लोग ऐप स्टोर से दूसरों के बनाए ऐप्स खोजना और डाउनलोड करना पूरी तरह से बंद कर देंगे और बस अपने लिए हर रोज एक नया ऐप खुद जनरेट कर लिया करेंगे? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य में पूरी टेक इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को पलट कर रख सकता है।
आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। सोचने की प्रक्रिया जारी रखिए।